आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अपनी लिखी कहानी खूबसूरती। दोस्तों, ये काल्पनिक कहानियाँ हैं जो हमारी तनाव भरी जिंदगी में थोड़ी मुस्कुराहट और थोड़ा रोमांच ला देती हैं। तो सुनिए कहानी। मेरी बीए की परीक्षा खत्म होने वाली थी। अभी मेरा आखिरी पेपर बाकी था। मार्च का महीना था। मैं आंगन में बैठी अपने आखिरी पेपर की तैयारी में लगी हुई थी कि मम्मी की बातें सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। लड़के वाले बहुत अमीर घर के हैं। लड़का बैंक में मैनेजर है। उन्होंने आगे से बढ़कर हमारी कंचन का हाथ मांगा है और दहेज की भी कोई मांग नहीं की है। माँ ने पापा को बड़ी खुशी से सारी जानकारी दी। मैंने चुपचाप उनकी बातें सुनी। इस तरह की बातें होना आम था मेरे लिए, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा चौंका रही थी वो था लड़के वालों का दहेज ना लेना। फिर कुछ सोचकर मैं दोबारा पढ़ाई में लग गई। फाइनली मेरा आखिरी पेपर भी खत्म हुआ। खुद को बहुत रिलैक्स फील कर रही थी मैं। एक दिन अपने कमरे की किताबों की अलमारी को साफ करने में लगी हुई थी। सारी किताबें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। चारों बहनों की शादी के बाद इस कमरे की मैं इकलौती मालकिन थी। रामपुर में हमारा छोटा सा घर था। आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। चारों बहनों की शादी और उनके दहेज का इंतज़ाम कर करके पापा के ऊपर काफ़ी कर्ज चढ़ गया था। मैं अभी बिखरे पड़े सामान को करीने से लगाने में व्यस्त ही थी कि माँ पलंग पर आकर बैठ गई। मैंने अपना काम जारी रखते हुए पूछा, क्या हुआ माँ? कोई बात है? बिट्टो, तेरी शादी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, माँ बोली। सबसे छोटी होने की वजह से सब मुझे बिट्टो बुलाते थे। मैंने कहा, इसमें नया क्या है माँ? बेटा, उन्होंने दहेज में कुछ भी ना लेने की बात कही है। तू बहुत पसंद है उन्हें। लखनऊ में बहुत बड़ी कोठी बनी हुई है। इकलौता लड़का है अपने माँ बाप का। तुझे उन्होंने तेरी मौसी के देवर की शादी में देखा था। याद है ना तुझे, जब हम फरवरी में गए थे लखनऊ? बिट्टो, तू इस शादी को मना मत करना। पहली बार ऐसा रिश्ता आया है। तेरे पापा की हालत तो तू जानती है। एक तो दिल के मरीज हैं, ऊपर से इतना कर्ज भी है सर पे। तेरी शादी की चिंता उन्हें खाए जा रही है। माँ एक सांस में अपनी पूरी बात बोल गई। पर माँ, मैं कुछ न कह सकी। माँ पापा की हालत को देखकर ना कहने की हिम्मत जुटाना मेरे बस में नहीं था। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। हल्दी मेहंदी की रस्मों के साथ साथ ढोलक की थाप और गीतों से पूरा घर गूंज रहा था। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रिश्तेदारों से घर भरने लगा। मेरी शादी के बारे में जब मेरी बेस्ट फ्रेंड को पता चला तो वो मिलने चली आई। हम दोनों मेहमानों की भीड़ से बचकर छत पर चले आए। उसने मुझे चिकोटी काटते हुए कहा, क्या बात है, अब तो मैनेजर साहब के साथ राज करोगी? क्या यार तू भी? मैंने जैसे चिढ़कर कहा, क्यों, क्या हुआ तुझे? ये रिश्ता पसंद नहीं है? ऐसा नहीं है, लेकिन तू देख तो सही, अभी मैं और पढ़ना चाहती हूँ। यार मुझे पता है कि मेरे घर के हालात भी ठीक नहीं हैं। सही फैसला कर रही है तू बिट्टो, चाची की आवाज़ थी। इस शादी में ही भलाई है सबकी। और ये मुंह लटकाना छोड़ और खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी शुरू कर। अरे रिया, तू ही कुछ समझा इसे। इतना कहकर चाची ने अपने हाथ में लिए मिठाई के डिब्बे में से एक एक लड्डू हम दोनों के मुंह में ठूस दिया। देखते देखते शादी वाला दिन भी करीब आ गया। मैं दुल्हन बनी सज धज कर जयमाल के लिए स्टेज पर पहुंची। जयमाला डालते हुए मैंने पहली बार अपने होने वाले पति को देखा तो एक बार कुछ चक्कर खाकर गिरने लगी। पीछे खड़ी सहेलियों ने मुझे संभाला। विवेक प्रताप सिंह, यही नाम था उसका। इतना गहरा सांवला, या यूं कह लीजिए बिल्कुल काला रंग, साधारण नाक नक्शा। उम्र भी मुझसे कुछ ज्यादा ही लग रही थी। जैसी मैंने कल्पना की थी, ये तो उसके कहीं आस पास भी नहीं था। गोरी चिट्टी मॉडल जैसी दिखने वाली कंचन को विवेक का चेहरा देखकर बहुत धक्का लगा। फेरों के वक्त मंडप में बैठी कंचन दुल्हन के लिबास में बेहद सुंदर लग रही थी।
पंडित जी ने फेरों के लिए मंत्र पढ़ना शुरू किया। तीर्थव्रतोद्यापन यज्ञ कर्म में सहैव प्रेमम कुर्या। यहाँ कन्या वर से कहती है, यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत और उपवास अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज की भांति ही मुझे अपने वाम अंग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। पंडित जी के वचनों को सुनकर मेरा दिल किया कि मैं इस वेदी से उठ जाऊं और कह दूं कि नहीं स्वीकार है मुझे आपके वामांग में आना, नहीं स्वीकार है मुझे आपके साथ कोई व्रत कोई उपवास करना। लेकिन मैं नहीं कह सकी। शादी संपन्न हो गई और मैं ब्याह कर ससुराल आ गई। मैं सुहाग सेज के एक कोने में सिकुड़ी सी बैठी थी कि दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। थोड़ी देर बाद विवेक मेरे सामने थे। मेरा उनकी शक्ल देखने का भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने नज़र उठाकर नहीं देखा। वो बेड के दूसरे कोने पर बैठते हुए बोले, कंचन, मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। ये शादी मैंने अपनी माँ की खुशी के लिए की है। मेरे अलावा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। कंचन, मैं तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। अब ये घर उतना ही तुम्हारा है जितना कि मेरा। लेकिन तुम्हारी मर्जी के बिना मैं कभी तुम्हारी ज़िंदगी में दखल नहीं दूंगा। इतना कहकर वो तकिया लेकर सोफे पर जाने लगे। मैंने हैरान निगाहों से उन्हें देखा तो वो बोले, हमारे बीच का रिश्ता प्लीज़ बाहर किसी को पता न चले तो बेहतर है, नहीं तो माँ को बहुत दुख होगा। तुम आराम से सो जाओ और ये भारी भरकम कपड़े बदल कर कुछ हल्का फुल्का पहन लो जिसमें आराम मिले तुम्हें। मैंने राहत की सांस ली। कपड़े बदलकर मैं थकान की वजह से कब सो गई पता ही नहीं चला। धीरे धीरे समय बीतता गया। विवेक मेरा बहुत ख्याल रखते थे। ऑफिस से दिन में कई बार फ़ोन करते। मैं देखती हर किसी की मदद के लिए वे हमेशा तैयार रहते। उनकी माँ भी मुझे बहुत प्यार करती। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए विवेक के हाथों में कुछ पेपर्स थे। मेरे हाथ में पेपर थमाते हुए वो बोले, तुम आगे पढ़ना चाहती थी ना? ये तुम्हारा एमए का फॉर्म है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हक सभी को है। तुम जितना भी पढ़ना चाहो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। और हाँ, खर्चे की चिंता तुम बिल्कुल मत करना। मैं हैरान होकर उन्हें देखे जा रही थी। कितनी बेवकूफ़ थी मैं। खूबसूरती को इंसान के रंग रूप में ढूंढ रही थी। लेकिन वो तो मन में होती है ना। माँ कहती थी, इंसान अपने कर्मों से छोटा बड़ा होता है। विवेक को पहली नज़र में देखकर मैंने कैसे फैसला कर लिया कि वो मेरे लिए सही नहीं है। शादी के उन पलों को जिसमें मुझे एक सुखद एहसास की तरह जीवन भर के लिए संजो कर रखना चाहिए था, और विवेक के रंग रूप को देखकर मैं बस कुढ़ती रही। उन पेपर्स को हाथ में लेकर मैं विवेक को निहारे जा रही थी। मन ही मन मैंने फैसला कर लिया था, अपनी आगे की ज़िंदगी को इस कुड़न के साथ नहीं बल्कि एक अच्छे हमसफ़र की तरह हर सुख दुख में विवेक का साथ देकर बिताऊंगी। आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।